सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का बहुत प्यार भरा नमस्कार। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और हमारी सभी सखियों का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सभी सखियां तो बैठी हुई हैं कार्यक्रम सुनने के लिए और बहुत सारे आयोजन आज देश में चल रहे हैं, सबकी निगाहें वहां लगी हुई हैं और जाहिर है कि एक उत्साह है मन में। बहुत बड़ा आयोजन है, बड़ा कार्य हो रहा है, बड़ा यज्ञ कह सकते हैं जो जब भी कोई बड़ा काम होता है। और ऐसे बहुत सारे मतलब यूं कह सकते हैं ना कि विश्व स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर या अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर भी कहें तो ऐसे काम होते हैं जो अपने आप में इतिहास बन जाते हैं ना जी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो विश्व में भी और हमारे भारत में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम हमेशा याद भी रखते हैं और कुछ कुछ चीजें ऐतिहासिक भी होती हैं रेणु जी, जिन्हें हम याद रखते हैं। और आज हमें याद रखना चाहिए कि चांद पर जाने वाले जो नील आर्मस्ट्रांग थे उनका आज जन्मदिन है। तो उनका जन्मदिन तो जाहिर है कि फिर तो मनाना पड़ेगा क्योंकि दिन ऐसा है, खास दिन है। और जो एक मतलब हम वैसे तो हमारी सखियां, बहुत सारी सखियां ये सब जानती हैं कि नील आर्मस्ट्रांग अमेरिकी खगोल शास्त्री होने के साथ साथ चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति बने। और वैसे जाहिर है कि लोग कहते हैं कि पहला कदम क्या, दोनों कदम उन्होंने ही रखा, पहला रखा फिर उसका दूसरा रख लिया। तो और अमेरिका में ओहियो के वापाकोनेटा शहर में ये इनका जन्म हुआ 5 अगस्त 1930 को, यानी कि आज के दिन। और अपनी इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद पहली उड़ान वापाकोनेटा ग्रासी एयरफील्ड पे भरी और 17 वर्ष की आयु में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने शुरू की जी। और 20 वर्ष की उम्र में ही वो नौसेना में पायलट भी बने और कोरिया युद्ध में सक्रिय भूमिका अदा की। नौसेना की नौकरी के बाद उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें उन 7 पायलटों में चुना गया जिनकी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना थी। नील आर्मस्ट्रांग का व्यक्तित्व बेहद प्रतिभाशाली था। वो बेहद सजग व्यक्ति थे, अपने कार्यों को बड़ी सफलतापूर्वक अंजाम भी देते थे। बेहद विनम्र स्वभाव के थे नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 8 अभियान में भी काम कर चुके थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव भी था। इसीलिए नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा के अभियान में इसकी सतह पर उतरने वाले अपोलो 11 का इन्हें कमांडर बनाया गया। ये मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। और अपोलो 11 वो अंतरिक्ष उड़ान की जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान को उतारा गया, और जाहिर है नील आर्मस्ट्रांग को उतारा गया। और 20 जुलाई सन 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 20:17:39 यानी हमारे यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो 8 बजे के लगभग उन्हें उतारा गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है जी। और नील आर्मस्ट्रांग को कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। इनके नाम पर बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे हाई स्कूल हैं और विश्व के अन्य देशों में भी उनके नाम पर स्कूल बनाए गए हैं। केवल स्कूल क्यों, सड़कें, पुल भी इनके नाम पर रखे गए हैं। नील आर्मस्ट्रांग बाद के दिनों में काफी बीमार रहने लगे। 7 अगस्त सन 2012 को आपकी बाईपास सर्जरी हुई और रिपोर्ट के अनुसार उनकी हालत तेजी से सुधर तो रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी जटिलताएं उत्पन्न हुई और इस तरह से वो 25 अगस्त 2012 को ओहियो में ये शरीर उन्होंने त्याग दिया। और उनकी मृत्यु के बाद व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक संदेश में उन्हें अपने समय का ही नहीं बल्कि सर्वकालिक महान अमेरिकी नायकों में से एक बताया गया। तो जाहिर है ये ऐतिहासिक कदम उन्होंने रखा था। ठीक है, बहुत सारा उस मिशन में बहुत सारे लोग भी जुड़े थे, ये उनके अकेले का प्रयास नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जो सजगता थी कहीं ना कहीं सबसे उनको अलग करती थी और इस विशिष्टता के कारण ही उनको ये मौका मिला
और नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे बीच एक इस तरह के पर्सनालिटी हैं, एक इस तरह का व्यक्तित्व है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, और ये बात तो है। और ये सारी चीजें हम सिर्फ इसीलिए साझा करते हैं ताकि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये बात आती है कि अच्छा हमें ऐसा बनना है, अच्छा ये पहले थे तो लोग आज तक उनको याद कर रहे हैं। वैसे ही कल्पना चावला की बात आती थी तो आती है तो जाहिर है बहुत सारी बच्चियों के मन में ये सपना होता है कि हम भी एस्ट्रोनॉट बनेंगे, हम भी अंतरिक्ष में जाएंगे। तो ऐसी चीजें हैं, ऐसे विलियम्स है जैसे कि, और बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में सुन सुनकर एक उत्साह मन में आता है और लगता है कहीं काश हम होते उनकी जगह तो कितना अच्छा होता। तो ये बच्चों के सपने के संजोने के लिए ये सब बातें बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे ग्रहण वगैरह जो लगते हैं उनमें भी हम लोगों का बहुत खासा इंटरेस्ट रहता है कि वो किस तरह से भाई उसको देखा जाए, और तरह तरह के उसमें हम लोग कोशिशें करते हैं कि किसी तरह से तो देख पाएं, तो कहीं ना कहीं उत्साह रहता है। बिल्कुल। और उत्साह की बात आती है तो जब हम आजकल का जो मौसम है, त्योहार शुरू हो चुके हैं, रक्षाबंधन से ही शुरुआत हो गई और जन्माष्टमी आने वाली है, उसके बाद और बहुत सारे त्योहार हैं, गणपति पूजन होगा, और इसके साथ साथ ये जो मौसम होता है एक हर्षोल्लास का मौसम होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। और सखियाँ तो कुछ खास मतलब व्यंजन बनाती तो रहती हैं साल भर, लेकिन इस समय खास तौर से चूंकि मौसम अच्छा रहता है तो सजने संवरने के लिए बड़ी खास दिलचस्पी बन जाती है ना जी। और उनका मन भी करता है, साथ साथ सखियों का एक उत्साह इसमें भी देखा गया है कि चूंकि मौसम भी बहुत अच्छा रहता है तो वो कुछ कुछ बनाने में, कुछ खिलाने में, कुछ कढ़ाई में, कुछ बिनाई में, किसी भी चीज में ये कह सकते हैं कि आलस नहीं रहता। बिल्कुल मौसम अच्छा रहता है तो मन भी अच्छा रहता है। और तो इसका मतलब कि हमें लग रहा है कि आज हम लोग कुछ इसी मौसम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें करेंगे, और लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लेते हैं और फिर आज हम बात करते रहेंगे चूड़ियों की, मेहंदी की और झूलों की और सावन की। तो सबसे पहले गीत सुनवा देते हैं।
देखिए, सखियां गाने में भी सखियों को याद कर रही हैं और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं अपनी सखियों को, और वैसे तो हमेशा ही याद करते हैं रेणु जी। तो लेकिन बातें करेंगे सखियों की, और सखियां क्या क्या चीजें आपस में साझा करती हैं, क्या क्या बताना चाहती हैं, क्या क्या सुनना चाहती हैं, और बहुत बार तो अपनी तारीफ ही सुनना चाहती हैं अपनी सखियों से कि भाई अगर हमने कुछ अच्छा कपड़ा पहना तो इस तरह से हम खड़े हो जाते हैं कि भाई अब कुछ तो बोलो, कुछ तो तारीफ करो, है कि नहीं? यानी कि जो भी खुशियां और गम हम सब अपनी सखियों से साझा करते हैं। जी बिल्कुल साझा करते हैं, और सखियों के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं होती। जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियां हैं रेणु जी, ऐसे पल आते हैं जिनमें हम अपनी सखियों को याद करते हैं, उनके साथ ये पल बांटते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि सखियों के बिना हम अधूरे हैं। बिल्कुल। बचपन में ही देखिए कि हमें एहसास हो जाता है जब हम सखियों के साथ खेलते हैं, तो कोई ऐसा लगता है कि भाई खेलते खेलते कब हम बड़े भी हो गए और कब वो हमारी सखियां भी बन गई, एक के बाद दूसरी, और फिर बहुत सारी, ये पता ही नहीं चलता। और सखियों के साथ इस प्यारे से रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। खिलौनों से, बहुत सारे खिलौने होते हैं, उनसे भी बहुत सारी सखियां खेलती हैं, हम भी खेलते हैं, और धीरे धीरे मन को कुछ इस तरह मोह लेती हैं हमारी ये सखियां कि उनकी याद दिल से तो बिल्कुल जाती ही नहीं। और क्यों जाए, क्योंकि कोई भी नई चीज जब आती है, हम कुछ भी करते हैं, जैसा हमने कहा कि हम सजते हैं संवरते हैं, तो हमें लगता है कि बस किसी सखी को दिखा दें, किसी सहेली से बात कर लें। और इसी तरह से घर में भी जैसे कोई नई चीज आती है तो हमें लगता है सहेज कर रख दें, पहले उसको दिखाएंगे, पहले इसको दिखाएंगे, है ना? मन में कहीं ना कहीं रहता है, और हम ये भी सपने बुनते हैं कि कौन सी वाली सहेली को पहले दिखाना है और कौन सी वाली को बाद में। ऐसे ही कोई खाने की चीज हो तो ये भी रख लेते हैं। बड़ी अगर आसपास हमारी कोई है सखी तो हमें लगता है कि इसको जरूर खिलाएंगे, इसको चखाएंगे। और फिर कुछ ऐसे ही होता है, सिर्फ खाने पीने की ही बात नहीं होती है। पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो एक ख़ास जगह होती थी पनघट, जहाँ पर खूब सखियाँ इकट्ठा होती थीं, पानी भरने के बहाने, और खूब गपशप करती थीं। तो वो सब का भी इंतज़ार सखियाँ करती थी। आज शायद तरीक़े बदल गए हैं, तो कहीं और हम मिल लेते हैं, और शायद सोचते हैं कि किसी मॉल में घूमने जाएं तो कोई सखी मिल जाए। भले ही आजकल ऐसा मौका है कि हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम चाहते हैं कि मिल जाए। या कितना मज़ा आता है कि जब हम सिनेमा हॉल में गए सिनेमा देखने और हमारी कोई सखी वहाँ अचानक मिल गई, सहेली मिल गई, तो लगता था कि भाई ये तो अब ये जो सिनेमा है वो किनारे हो जाए और बस हम अपनी सहेली के संग बात करें। और आज जो हम बात कर रहे हैं सावन की बात, तो जाहिर है कि झूलों पर झूलने का जो मज़ा है, झूले पर झूलने का जो मज़ा है, वो सखियों के साथ बिल्कुल अलग होता है। वो किस तरह से पेंगे बढ़ाती हैं, और हमारे मन की भी पेंगे ऐसे ही उड़ान भरने लगती है। और फिर जब मेले लगते हैं, ख़ास तौर से सावन के, इस वर्ष बहुत याद आ रहा है कि किस तरह से सावन में मेले लगते हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे कारीगर बनाते हैं, जैसे चूड़ियाँ हैं, छोटी छोटी प्यालियाँ हैं, देलिया है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, चकला बेलन है, ये सारे सिर्फ मेले में मिलते हैं और सामान्य तौर पर और कहीं ढूंढने पर नहीं मिलते हैं। मतलब मिलते तो हैं, लेकिन वो जो रंगीन, बड़ा गाढ़ा गुलाबी, हरा, पीला, ये सब रंग के जो मिलता है, वो सब सामान वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ मेले में मिलता है। और फिर वहाँ तो रंग बिरंगी जब बात हो रही है रंगों की, तो जाहिर है कि सबका मन जो है वो खींच लेती हैं ये चूड़ियाँ, और हम बस लपक पड़ते हैं चूड़ी की तरफ और पूछ लेते हैं कि देखो ये हरी वाली सुंदर लग रही है या नीली वाली सुंदर लग रही है। सखियों की तो यहाँ भी बात हो जाती है। और फिर हरी पत्तीदार मेहंदी होती हैं, उनका जमाना भी रेणु जी एक वक्त बहुत था, और चूड़ियां भी पहनना है, मेहंदी भी लगाना है, तो इस तरह से सखियां एक दूसरे के घर भी जाया करती थी, एक दूसरे से बातें भी करती थी। माँ के कहे अनुसार तो घर का काम बस फटाफट निपटा लेना है, क्योंकि बिना थोड़ा बहुत काम की, ये तो माताएं भी चाहती थी कि भाई थोड़ा थोड़ा काम भी ये साथ साथ सीखती जाए। इतना सिर्फ खाली घूमना और सिर्फ एक ही सजना सवरना ना हो, तो काम निपटा कर बस ये तैयारी में जुटना होता था कि किस तरह से मेहंदी लगाई जाए। तो पत्ते वाली मेहंदी होती थी, फिर उसको निकालो और उसके बाद सिल पर वो पीसी जाती थी, और फिर सखियों के साथ हथेली पर सजाई भी जाती थी। जी हाँ, और उसमें जो लस होता है जिससे कि उसमें डिजाइन अच्छे से बने, क्योंकि वैसे तो वो बहुत सूखी रेशेदार होती है, उसमें रेशे बहुत होते हैं, तो वो अच्छी बारीक नहीं बन पाती थी, तो उसमें भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते थे। और आजकल तो मेहंदी के कोन आ गए हैं, तो वो फटाफट बन जाती हैं। पहले तो इस तरह से नहीं होता था, तो फिर अच्छी डिजाइन बनाई जाती थी। लेकिन गुड्डे गुड़ियों को किस तरह से भूला जाए। गुड्डे गुड़ियों का खेल तो बहुत होता था, बचपन भी अधूरा सा लगता है किसी और ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ लड़कियों को ही गुड्डे गुड़िया पसंद आते थे। छोटे छोटे हम लोगों के साथी भी थे जो वो भी साथ खेलते थे,
उन्हें भी गुड्डे गुड़ियों का खेल बहुत पसंद आता था, तो इनके बिना तो बचपन बिल्कुल अधूरा सा ही लगता था। बिल्कुल अधूरा सा लगता था। और गुड्डे गुड़ियों का तो मज़ा अलग ही है, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी अपनी कल्पनाएं और अपनी इच्छाएं गुड्डे गुड़ियों के माध्यम से शायद प्रकट करते हैं। और यूं कहें कि कुछ घर गृहस्थी सजाने, संवारने और आगे चलाने का जो भविष्य हमारा है, उसकी भी नींव पड़ जाती है। और हम सीख जाते हैं किस तरह से उनके कपड़ों को ठीक से रखना है, कैसे उन्हें सजाना है, उनके लिए क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। एक योजना बनाने की भी हमारी आदत बन जाती है, मतलब सीख जाते हैं, बिल्कुल खेल खेल में कह सकते हैं। कपड़े भी सिल लेते हैं गुड़ियों के। बिल्कुल। और बड़ा मजा आता है। लेकिन जब ये कह रहे हैं ना कि हमारी सखियों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो वैसे ही हमारे कार्यक्रम में जो ये गीत संगीत है वो भी कुछ एक सखी की तरह है जो गुनगुनाता हुआ चला आता है। सुनवा देते हैं सखियों को ये गीत। सुन रे सखी हौले हौले पलक जिया मुरा डोले, कल रात छत पे मैं सोई, सपने
क्या बात है, रामा दुहाई रामा दुहाई। और ये जो सखियों के साथ वाली बात है, तो गुड्डा गुड़िया की तो बात हो गई, लेकिन जो शादी ब्याह करवाया जाता था उसका मजा कुछ और था। कभी कभी तो घर परिवार से बड़ा सहयोग मिल जाता था, अम्मा भी पूड़ियाँ वड़ियाँ बनवा देती थी, लेकिन कहीं कहीं नहीं मिलता था तो फिर डांट भी पड़ती थी, ये क्या चल रहा है। तो क्योंकि घर बहुत फैल जाता था और हम लोग मनमानी तो करते ही थे, और बहुत सारी सखियां करती हैं, उसका मजा भी और था, और शायद माता पिता को भी अच्छा लगता था। उन्हें भी अच्छा लगता था। वो सोचते थे कि भाई चलो इसी बहाने कुछ तो सीख रहे हैं, जिद करो कि भाई थोड़े कपड़े ला के दे दीजिए। तो ये कहा जाता था कि अच्छा ठीक है, थोड़े थोड़े से कतरन जो है ना वो तुम लोग इकट्ठा कर लो, और उनको जोड़ जोड़ करके गुड़िया के बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन में कपड़े बनाए जाते थे, क्योंकि वो कपड़े तो जो थे वो अलग अलग तरह के होते थे। हाँ, क्योंकि बचे हुए कपड़ों से ही इस तरह से होता था। आज का जमाना कुछ और है कि बच्चों के लिए तुरंत ले आते हैं सारी चीजें, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं वो जो अपनी कल्पनाशीलता थी या कुछ खुद रचने की जो थी, कुशलता थी, कौशल था, वो कहीं कहीं विलुप्त हो रहा है, क्योंकि हमें सब चीज पक्की पकाई मिल जा रही है। लेकिन हाँ, जो सखियों की बात आती है तो वो जो क्लासरूम में बैठकर, कक्षा में बैठकर किताबों की अदला बदली, और जैसे कि कभी कभी अगर कोई हम अपनी कॉपी नहीं ले गए तो पता लगा आगे वाली का जब टीचर ने देख लिया तो उसने धर से पीछे पहुंचा दिया पीछे वाले में, और हमने उसको दिखा दिया। तो कुछ इस तरीके से बड़ी मतलब कह सकते हैं कि हमजोली जो होती थी वो वाकई समय पर बड़ा काम आ जाती थी। और परीक्षा के समय तो खास तौर से अक्सर ऐसा होता था कि कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी कुछ हो गया, तो एक दूसरे के नोट्स लेने पड़ते थे, और इस तरह से पढ़ते 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 हम बड़े हुए। और लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद फिर वही हुआ कि लड़कियों के लिए खास तौर से सखियों के साथ ऐसा हो ही जाता है कि बचपन से जिन सहेलियों के साथ हम बड़े होते हैं, जब हमारा परिवार ही छूट जाता है तो सखियां कहाँ साथ में रहेंगी। वो गलियां और वो हमारे सब गलियां चौबारा सब कुछ तो छूट जाता है, वहीं हमारी सखियां भी छूट जाती हैं जी, बहुत, और रह जाती है बस उनकी यादें, और बस उनके साथ की गई हंसी ठिठोली वो सब याद रह जाती है जी, सब याद रह जाता है। धीरे धीरे से क्या होता है कि एक एक कर विदा होने लगती हैं, कहने लगती हैं कि भाई इनकी शादी तय हो गई, तो कोई कहता है भाई उनकी शादी तय हो गई। तो इस तरह से घर आंगन एक तरह से कहा जाए तो माँ का बिल्कुल से छूट जाता है और सुना हो जाता है। तो कुछ सखियां रह जाती हैं जो सभी को याद भी करती हैं, और बहुत सारी सखियां ऐसी भी होती हैं जो छूट जाती हैं। तो सबके अपने अपने परिवार हो जाते हैं रेणु जी। और फिर सखियां अपने परिवार में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं। अपना उनका दिन होता है, भाई वो कभी मायके आई और कभी मिलना हुआ तो हुआ, और नहीं तो नहीं हुआ मिलना, तो फिर नहीं हुआ। तो सखियों की अगर हम बातें करते तो भले वो हमसे थोड़ी दूर रह जाती हैं, लेकिन फिर भी बातें करने का मन तो करता है कि भाई मिलें तो फिर अपने मन की बात की। हाँ, लेकिन लड़कियों के संग खास तौर से हम लोगों के साथ सखियों है, आप सब इस बात को मतलब यूं कह सकते हैं कि अनुभव किया है, और आपके संग घटित भी हुआ है। जाहिर है कि जब हम विवाह हो जाता है और आपको ससुराल कैसा मिला इस पर निर्भर करता है कि आप कितना पुराने रिश्तों को निभा सकती हैं, और खास तौर से सखियों के साथ, सहेलियों के लिए क्या आपके ससुराल में कोई अहमियत है या नहीं। फिर क्या होता है कि कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ विवाह करके गई। पहले के ज़माने में जैसे फ़ोन नहीं होते थे या चिट्ठी भी नहीं लिख पाती थी, क्योंकि वाकई एक विवाह के बाद लड़की का जो होता था, हम लोगों के समय तो कुछ ऐसा ही होता था कि उसकी सहेलियां तो मतलब बहुत दूर की बात हो जाती थी, तो उनको पत्र लिखना हो या फ़ोन करना हो वो बिल्कुल सपना सा हो जाता था। और इस तरह से हम बिल्कुल दूर दूर हो जाते थे और कहीं कुछ अता पता नहीं चलता था, बस यादें 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 ही हम अपने दिल में संजो कर रखते थे। और सिक्के वाला वो फोन आता था जिससे बड़ी मुशक्कत के बाद अगर बात करनी है तो वो काफी बाद में आया, लेकिन सखिया कहाँ चली जाती थी कुछ पता ही नहीं चलता था। कई बार तो ये होता था कि भाई इनका एड्रेस ले लो, कि लेकिन धीरे 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 करके वो सब चीजें भी गुम हो जाती थी। वैसे आप देखा जाए तो सोशल मीडिया में इस तरह की परिस्थिति तो बिल्कुल नहीं है, और इतना वक्त भी नहीं होता है सखियों के पास में कुछ सीखना वो चाहती हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो सखियों की वजह से और कुछ सीखने की वजह से कि हम किस क्षेत्र में कितना ज़्यादा सीख सकते हैं, चाहे वो कुछ कुकिंग का हो या कुछ व्यवसाय से मिलती जुलती चीज़ें हों, तो वो ज़्यादातर सोशल मीडिया में भी इन चीज़ों में रहती हैं। तो सखियां हमारी जो हैं वो इस तरह से व्यस्त भी आजकल हो चुकी हैं। व्यस्त तो हो चुकी हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया की बात आती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से खास तौर से हम अपनी सखियों से एक बार फिर से जुड़ गए हैं, और बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी सहेलियां जिनको कि शायद हम 20 साल 15 साल 25 साल
से कहीं मिल नहीं पा रही थी, गुम हो गई थी, वो कहीं ना कहीं हमें मिल जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बहुत बड़ा वरदान है। और जब सखियां मिल जाती हैं, कभी कभी ऐसा संयोग होता है, कुछ ऐसा आजकल योजना भी बना लेती हैं, सब एक साथ इकट्ठे हो जाती हैं और फिर जब सावन में झूले, फिर से बचपन वाला याद करके झूला झूलती हैं। लेकिन जब झूला झूलती हैं तो अब शायद कुछ और ही याद करती हैं ना जी। तो क्या कहती हैं, सुन लेते हैं। देखिए रेणु जी, सखियां शिकायत कर रही हैं और कुछ कुछ तो याद कर रही हैं भाई सावन में। बिल्कुल याद करती हैं। और वैसे तो हर सखी को अपना जो सांवरा सा जो पति होता है ना, वो बहुत उस पर वारी वारी जाती हैं। जाहिर है कि उनको जो रंगीला सा जीवन साथी मिलता है वही उनका जीवन साथी होता है और उनको अच्छा लगता है। और हमें लगता है जब सखियां मिलती हैं तो खास तौर से एक दूसरे के परिवार और पति के बारे में ही ज्यादा बातें होती हैं ना। जी, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि भाई अब सबकी अलग अलग बातें हैं। कभी कोई बहुत अच्छे घर चला गया, सारी तरह की सुख सुविधाएं हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उतनी सुख सुविधा नहीं मिल पाती है। तो जब भी हम अपनी सखियों से मिलें तो कम से कम इस बात पर कोई भेदभाव न रखें, हम खुले दिल से मिलें और इस बात को बिल्कुल ना सोचें और कि किसका कितना आर्थिक स्तर है, किसके घर में कौन सा व्यवसाय हो रहा है, किसका पति जो है जीवन साथी जो देखने में कैसा है, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करें। जैसे कि आपने अपनी जब मित्र बनाया, अपनी सखी को
जब चुना था आपने तो सिर्फ और सिर्फ उसका दिल देखा था, तो कुछ ऐसे ही आप रखे भाव भी अपनी विवाह के बाद मिलते हैं या पढ़ाई लिखाई होने के बाद जब हम अपनी पुरानी मित्र से मिलें, सहेली से मिलें, तो कुछ यही भाव रखें और बचपन में फिर से लौट जाएं, न कि ये सोचे कि अच्छा इनके घर में ये भी नहीं है वो भी नहीं है, या मतलब सखी तो आपकी वही है ना, सहेली तो वही है ना, उसके पास क्या है इस पर थोड़ा सा न ध्यान रखेंगी तो आपका जो बचपन है वही बना रहेगा ना। जी, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है रेणु जी कि बहुत सारी सखियां हैं और उनमें से कुछ सखियां ऐसी होती हैं जो तो इन बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और लेकिन कुछ सखियां ऐसी हैं जो किसी न किसी तरह से पूछेंगे भाई ये ऐसा कैसा हो रहा था, अच्छा ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे हो रहा था। तो ये बातें भी सखियों में होती हैं, लेकिन इन बातों को जब हम करते हैं तो बस इतना सा ध्यान दें कि सखियों का जो हमसे रिश्ता है वो हमेशा बना रहे और कोई भी इस तरह की बात ना करें, कोई भी इस तरह की बात ना पूछें कि अपनी दूसरी सखी को वो बात लग जाए कि भाई ये जो है वो ये नहीं पूछना चाहिए था, वो नहीं पूछना चाहिए था। संगीता देखो ऐसा है ना कि जब जो ये बात कह रही हो कि न लग जाए तो ये तो हमें बोलने के पहले सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने बोल दिया तो वो बात तो लगेगी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि बात और तीर जो है जब छूट जाते हैं तो फिर वो बच नहीं सकते, काबू में नहीं, वो लग जाते हैं। तो एक बार आप इसीलिए जब बोलने से पहले खूब तौल लें। ठीक है, हम बचपन में चुहलबाजी करते थे, हंसी ठिठोली करते थे, मजाक भी बना लेते थे अपनी सहेली का, हो सकता है कभी उसके बाल का, उसके चलने के अंदाज का, उसके बोलने के अंदाज का, उसके हंसने के अंदाज का, लेकिन क्या अभी अगर उसके किसी परिवार के सदस्य का आप क्या बना रही हैं तो उसको अच्छा लग रहा है या नहीं, या उसके पति का ही बना रही हैं तो अच्छा लग रहा है या नहीं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि क्योंकि अभी जब बहुत विवाह के बाद किसी भी लड़की का व्यक्तित्व तो बहुत बदल जाता है, कभी कभी बहुत संवेदनशील हो जाती है। हो सकता है कि ससुराल में उसको कुछ ऐसी परेशानी हो कि अब उसको छोटी छोटी बात बुरी लग रही है, तो आप ध्यान रखें कि अच्छा अब आप, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो बहुत संवेदनशील हो गई तो हम कहते हैं अरे तुम्हें बचपन में तो बुरा नहीं लगता था, अब क्या हो गया तुमको। ऐसा मत करिए, हो सकता है कि कुछ उसकी ऐसी परिस्थिति हो, तो इन सारी चीज़ों को समझ कर देख कर तब व्यवहार करें, अब थोड़ा सा बदलाव रखें अपने में भी। और ख़ासतौर से जो परिवार की बात है उसमें इस तरीके का प्रश्न जो संगीता आप तुम कह रही हो ना कि न करें कि कहीं चुभ जाए। जैसे अक्सर देखा है कि आपकी किसी सहेली ने पूछा तुम्हारे क्या आय क्या होगी तुम्हारे परिवार में, तो उसने जैसे बता दिया, बस इतनी चल जाता है तुम्हारा काम। अब उसके मन में एक प्रश्न आ गया कि अच्छा तो इसका मतलब कम है, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अब ये हमने एक तरह से कह सकते हैं कि परेशानी का कलह का बीज डाल दिया, और फिर वो धीरे धीरे जाहिर है कि जब हमने बीज डाला है तो उसका वो जो है अंकुरित भी होगा और वो सामने आएगा भी। तो आप कृपया ऐसा न करें और सोचें अपनी सखी के बारे में, और बिल्कुल वही बचपन वाली यादें बिल्कुल ताज़ा रखें। जब सखियां हमसे रूठ जाती थी तो भाई बड़ी बेचैनी होती थी कि अरे देखो आज तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब फिर दूसरे दिन से यही सोचने लगते थे कि वो सखी कब आएगी और कब उससे बातें करेंगे। भाई अच्छा ठीक है, चलो एक दिन दो दिन कोई नहीं झुका तो भी चलो अच्छा ठीक है, अब चलो जो हो गया सो हो गया। नहीं तो लेकिन उसमें पहले तो ये होता है ना संगीता कि एक दो दिन तो हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ कुछ अकड़ तो रहती ही है। लाख मन हो कि भाई अब बस खत्म हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इंतजार करते हैं कि अरे हम नहीं मान रहे तो क्या होगा, वही आ जाती मनाने। दुविधा रहती है कि क्या ये भी तो इंतजार रहता है कि वही आ जाती मनाने हमको, आखिर ऐसा क्या है, उसको भी तो हमारा दुख समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें भूल कर जो पहल कर ले वही अच्छा हो जाए, तो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, है ना जी। तो कुछ इस तरीके का अंदाज होना चाहिए। हम यही गुजारिश करेंगे अपनी सखियों से कि परिवार के बारे में उनके, या खास तौर से आमदनी की जो बात है वो बहुत चुभ जाती है, तो पैसे का जो है वो बिल्कुल ना बीच में आने दें अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में। और इसी तरह से और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हम सावन के झूलों का आनंद लेते हैं जी।
रेंग बढ़े तो झुकते बादल पाँव का चुंबन ले ले हाय हमको न भाए सखी ऐसी ढिठाई रे पड़ गए झूले सावन रुत आई रे पड़ गए झूले बरखा की मोज़ोर जवानी क्या क्या आफत ढाए क्या क्या आफत ढाए दिल की धड़कन जिस्म की रंगत आंचल से छन जाए आंचल से छन जाए दिल की धड़कन जिस्म की रंगत आंचल से छन जाए हाय आंखों के आगे लुटे अपनी कमाई रे पड़ गए झूले सावन रुत आई रे पड़ गए झूले गीतों का ये अल्हड़ मौसम झूलों का ये मेला झूलों का ये मेला ऐसी रुत में हमें झुलाने आए कोई अलबेला आए कोई अलबेला ऐसी रुत में हमें झुलाने आए कोई अलबेला हाय हमें तो छोड़े नहीं नाजुक कलाई रे पड़ गए झूले सावन रुत आई रे पड़ गए झूले सीने में हुक उठे अल्लाह दुहाई रे पड़ गए झूले सावन रुत आई रे पड़ गए झूले देखिए गाने में भी ये मन स्थिति सखियों की बिल्कुल साफ होती है कि उनका मन कितना निश्चल होता है रेणु जी। और वो सखियों के साथ खेलती हैं, बाद में उनकी शादी तय होती है, दूसरे के घर जाती हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कभी कभी देखा गया है, थोड़ा सा क्या बल्कि ज्यादातर ऐसा देखा ही जाता है कि एक सखी की शादी हो गई और दूसरी सखी जब उससे मिलती है शादी के बाद तो कभी कभी ये होता है कि भाई तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी नंद हैं तो कितने लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा लोग, क्योंकि कभी कभी परिवार में कम लोग होते हैं, कभी कभी परिवार में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। बिल्कुल वहीं जैसे कि अगर आर्थिक स्तर की जो हमने पहले बात की वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ फिर जब बात बढ़ती है और हम जब पूछने लगते हैं कि परिवार में कौन कौन है, जाहिर है एक उत्सुकता तो रहती है मन में कि कौन कौन है। और वहीं जब इस तरह की बातें आती हैं, जैसे तुमने कहा कि यहाँ नंद है, सास है, ससुर है, हो सकता है देवर हो या जेठ जिठानी हो, जिठानी के बच्चे हों, लड़की हो बराबर की, ऐसे कुछ कुछ परिवार होते हैं। और बड़ा वैसे तो हम यही कहेंगे कि बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास में ये लोग होते हैं। लेकिन जब हमारी कोई मित्र मिलती है, सहेली मिलती है, तो फिर जब इस तरीके के प्रश्न होते हैं तो उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो कितनी मजेदार होती है ना। और किस तरह के सवाल भी होते हैं वो देखिए कि भाई तुम्हारी नंद है, अच्छा ठीक है, इतने सारे लोग हैं, ओहो इतने सारे देवर हैं, किस तरह से काम करती हो, सारा काम कहीं तुम्हारे ऊपर ही तो नहीं पड़ जाता है। तो इस तरह की भी बातें होती हैं। तो ये बातें जब होती हैं तो फिर साथ में घर के अन्य सदस्यों की बातें भी होने लगती हैं। किसी ने सब्जी काट दी तो अब जब शादी होकर गई तब तो हमारे मन में ये चीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब पूछताछ हुई तो दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं हमारी सखियों के बैठने लगती है कि भाई हाँ हो सकता है कि शायद काम सबसे ज्यादा मुझे ही करना पड़ रहा हो, बाकी के लोग काम नहीं करते। बिल्कुल हाँ, और जबकि लोग बराबर से काम भी कर रहे हैं, देखा भी जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि हो भी सकता है कि ना होता ना भी कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। सच बात है कि हो सकता है कि उनकी नंद है, कहीं नौकरी कर रही होंगी और नहीं समय दे पा रही होंगी। लेकिन क्या होता है कि जो हमने बात कही ना कि हमने बस जरा सा अपनी सहेली से कह भर दिया कि अच्छा नंद है
तो मान लीजिए कभी कभी क्या हो सकता है बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छा तालमेल हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी नंद ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। अरे नंद नंद ही होती है। अब ये सब जो पुराने डायलॉग होते हैं ना, वो बड़े मजे से बोल दिए जाते हैं। फिर उनको लगता है अच्छा अभी देखना उनकी शादी में क्या क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी साड़ियाँ दे दी जाएं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक आशंका से मन भयभीत हो जाता है। और सिर्फ इसमें कि ये कल होगा और ये सोच के हम पहले ही तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थ क्या हो जाते हैं, बल्कि ज्यादा खराब व्यवहार करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़े दिन बाद हमारी नंद ऐसी हो जाए। हो सकता है वो ना हो, लेकिन हम इस आशंका से ही शुरू हो जाते हैं वैसा खराब व्यवहार करना। और हमें लगने लगता है कि अच्छा ये तो बैठी हुई हैं, ये क्यों नहीं काम करती हैं। अच्छा लो अब जेठानी के बच्चे का सुबह टिफिन हम बनाएं। हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी हो ज़रूरत कि वो नहीं सुबह उठ पाती हैं, तो आपने बना दिया तो क्या गुनाह है। लेकिन कुछ कुछ धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो इस तरह से दिखाने लगते हैं हम कि अच्छा तो तुम्हारे घर में तुम सारा काम करती हो। अरे आपकी वो सहेली कर रही थी, बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही हमने ये कहा तब से उनको लगने लगा कि हाँ ये बात तो है, और हम 8 लोगों का खाना बनाते हैं, 5 लोगों का खाना बनाते हैं, और इनको देखो हमारी सहेली को अकेले 2 लोग हैं, जब मर्जी हुई केवल दूध ब्रेड खा लिया, मन हुआ तो केवल तहरी डाल ली, हो सकता है केवल चावल बना लिया, हमें तो रोज पूरा खाना बनाना पड़ता है। अरे आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि जो बनाना तो पड़ता है, ठीक है मैं मानती हूँ कि आपको बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन जो सपोर्ट मिलता है, जो सहयोग मिलता है परिवार में मानसिक रूप से, और खास तौर से जब हम पूरा खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हमारा भी तो अच्छा होता है ना। और आलस में जब हम अकेले रहते हैं तो नहीं खाते हैं। उसके साथ साथ अकेले रहने की और बहुत सारे जो परेशानियां हैं वो भी हैं कि झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि सुबह जो पति कह के गए, जो बात हो गई, वो शाम तक वो संवाद मन में घूमता रहता है। और बड़े परिवार में क्या होता है कि उसके बाद आपने नंद से बात की, सास से बात की, किसी और से बात की, और वो भूल गई आप। और जब आप शाम को आपके पति आए या आप खुद आई ऑफिस से, तो फिर नए ढंग से मुलाकात हुई। तो क्या हो रहा है और हम क्या अपनी सखी से बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना जी। और इन बातों का कहीं ना कहीं हम इन बातों को कहीं ना कहीं हम गांठ बांध लेते हैं। हाँ। और यही वजह होती है कि भाई जिन चीजों पे हमने ध्यान कभी नहीं दिया, उन चीजों पर भी बेकार की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। इसने वो किया, अच्छा हो सकता है इन्होंने ये किया, अच्छा हमारे पीछे से ये किया होगा, वो किया होगा। तो ये सब जो बातें होती हैं, ये धीरे धीरे करके मन में बिल्कुल एक कुंठा वाली विचारधारा बना देती है। और इससे ये नुकसान होता है रेणु जी कि हम अपना ही खुद का घर खराब कर बैठते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और है, जब हम ये बात अपनी सहेली को बता रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास इतने लोग हैं, तुम ही बनाती हो, तो उस सहेली को भी ऐसा लगता है कि ये जो हमारी सहेली बोल रही है, उसको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये हमारे कहीं विरोध में बोल रही है, बल्कि उस समय तो लगता है कि कितनी अच्छी हमारी सहेली है, हमारी समस्या इसको समझ आ रही है। अच्छा हमें तो अभी तक समझ में ही नहीं आया था, अब आप देखिए जो आपकी समस्या थी वो कोई और बता रहा है, इसका मतलब वो समस्या नहीं थी। तब आप खुश थी, क्योंकि आपकी अगर समस्या होती तो आप जाहिर है कि अपने आप परेशान होती। तो कृपया किसी और के कहने में मत जाइए। जो सहेली आपको बहुत अच्छी लग रही थी, इसका मतलब नहीं कि आज परिवार बदलने पर वो उसका वही रवैया रहे। और ऐसा नहीं होता है, बचपन में भी संगीता ऐसा तो बहुत होता था कि बहुत सारी ऐसी हमारी भी सहेलियां होती थी जो कॉपी नहीं देती थी, या पेन अच्छी वाली होती थी तो निकाल लेती थी। तो कुछ ऐसा तो बचपन से हुआ है। कई तो ऐसी होती थी कि लौटाती भी नहीं थी, बिल्कुल ले लेती थी फिर नहीं लौटाती थी, चोरी से टिफिन खा लेती थी। तो ये सारी चीजें तो बचपन से हुई हैं, लेकिन बड़े होकर वो सब तो निकल जाता है। लेकिन बड़े होने पर जब ये सब कुछ इस तरीके का होता है, परिवार में दखल अंदाजी करना, लगता है आपको कि आपके लिए बड़ी सहानुभूति है इनको, लेकिन नहीं, कहीं कहीं आपके उससे सावधान रहने की जरूरत है। आपका परिवार है, आप अपने नजरिए से उसको देखिए, अपने ढंग से सामंजस्य स्थापित करिए। आप किसी और को देखकर ये मत सोचिए कि काश हम भी पति पत्नी अकेले रह रहे होते, है ना। और ये तो अपने मन की खुशी होती है कि किस तरह से हम परिवार में ससुराल में निभाते हैं। जी बिल्कुल। और जो मिला है खुशी तो है, लेकिन अगर ठीक है आपने सपना देखा था कि हम पति पत्नी अकेले रहेंगे, लेकिन अगर ठीक है परिवार में आपको 4, 6, 8, 7 कुछ लोग हैं परिवार में, तो जो स्थिति मिली है उसको हंसी खुशी गुजारिए और खुश रहिए, क्योंकि उससे जो मिल रही है हमें सुविधाएं, हम उनको बिल्कुल नहीं देखते हैं। अगर हम नजर दुखी होने लगते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ दुख 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 दिखता है। जी, यानी कि हम एक तरफा होकर सोचने लगते हैं। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से सोचना चाहिए कि भाई अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे हैं, घर में 4-5 देवर भी हैं, 1-2 नंदे भी हैं, सास भी हैं, ससुर भी हैं, और बहुत सारा परिवार भी है, तो वो चीज भी एक अपने आप में मायने रखती है। बिल्कुल। और अकेले हम रहते हैं तो
कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसी तरह से तो फिर बात को आगे परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब खुशियों की बात आती है तो जाहिर है कि ये जो खास तौर से जब मौका आता है ये तीज त्योहार का, तब तो लगता है कि परिवार बड़ा होना चाहिए जी। कोई छैलवा हो या अलबेलवा हो, लेकिन शादी विवाह की जो बात आ रही है, सखियों सहेलियों से हम परिवार में पहुंच गए ससुराल के। लेकिन उससे पहले एक बात और है संगीता की, हमारी बहुत सारी ऐसी सहेलियां भी थीं जैसे कि बीए कर रही थीं और उसी के दूसरे वर्ष में ही उनका विवाह तय हो गया और विदा हो गई। लेकिन ठीक है, उसकी भी इच्छा थी कि ठीक है हमें नहीं पढ़ना है, तब तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि आपकी बेटी ज़्यादा पढ़ना चाह रही है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बस उसको एक लड़की को जिम्मेदारी समझ रही हैं और चाह रही हैं कि बस वो विदा हो जाए और ये जिम्मेदारी
जिम्मेदारी किसी और के पास चली जाए। जी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सखियां इतना मन लगाकर पढ़ती भी हैं और इतनी मेहनत भी करती हैं। और क्या होता है कि जब हम लोग स्नातक की डिग्री लेते हैं तो उसमें पहला वर्ष होता है, फिर दूसरा वर्ष होता है, फिर तीसरा वर्ष होता है। तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष तो निकल गया, पता चला तीसरे वर्ष में शादी हो गई। तो वो जो पहला 2 वर्ष रहता है वो भी बेकार हो जाता है, उसकी पढ़ाई भी बेकार हो जाती है। जी, तो ये तो सोचना चाहिए और थोड़ा सा सखियों को भी सोचना चाहिए कि ठीक है, घर की बातें अपनी जगह हैं और मान मर्यादा अपनी जगह है, लेकिन फिर भी पढ़ाई अपनी जगह पे होती है। जी, उस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर होता है, क्योंकि हमें भविष्य तो पता नहीं होता कि क्या हमारे साथ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो और उसके साथ साथ अगर बेटी की, जैसे कि आपकी कुछ इच्छा है, ये तो एक उम्र की बात हो गई कि उस उम्र में शादी करें, उसे अच्छे से पढ़ा लें, लिखा लें, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर भी हो सके, कुछ ज़रूरत पड़े तो ऐसा तो उसे कम से कम बनाकर ही उसका विवाह करें। वहीं एक बात और है कि सिर्फ ये बात नहीं है, उसके साथ जैसे कि कभी कभी उसका मन है कि हमें परिवार में ऐसा परिवार चाहिए, होता है ना कि नहीं हमें संयुक्त परिवार में ही शादी करनी है। कोई हमारी बिटिया ऐसा कहती है कि नहीं नहीं हमें एकाकी परिवार चाहिए, या हमें ऐसा चाहिए कि लड़के की नौकरी कहीं और हो, हम समय समय पर बस ससुराल जाएं। तो इन सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज मत करिए। ऐसा आप बिल्कुल ना सोचिए कि एक बार शादी हो जाएगी तो सब निभा लेगी। कृपया ऐसा ना करें आप, क्योंकि आप सिर्फ अपना एक काम निपटाने के लिए उसके सपनों को आप कुछ लेना है ना। केवल ऐसा नहीं होता, किसी बच्ची का ऐसा मन होता है कि हमें ऐसी जगह जाना जहाँ व्यापार होता हो, नौकरी वाला लड़का नहीं चाहिए। कहीं कहीं उसको ऐसे मन में रहता है कि नहीं, चूंकि वो कभी कभी बिजनेसमैन क्या होती है तो उसका सपना होता है कि नहीं हमें नौकरी पेशे वाला हमारा जीवन साथी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जिस समय वो शाम को घर आए या एक निश्चित अवधि के समय बाद जब वो घर आए तो पूरी तरह से घर में रहे, क्योंकि व्यापार में वो पूरे समय लगे रहते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चियों के हमारे सपने होते हैं। जी, और हमारी सखियां भी कभी कभी बहुत सजग होती हैं कि भाई वो भविष्य के प्रति भी थोड़ा सा सजग होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता ने जहाँ कहा वहाँ शादी हो गई। कई बार वो अपनी बात रखती हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी सखियां तो हमारी बड़ी सजग होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है रेणु जी कि ठीक है शादी हो गई, भाई परिस्थिति ऐसी थी तो हो गई, लेकिन फिर भी जो करना है वो मन में अगर ठाना है तो शादी के बाद भी धीरे धीरे पढ़ाई करती हैं। हमारी बहुत सारी सखियां हैं, हाँ, कर सकती हैं। और आजकल तो इतना सारा पत्राचार और ये भी है, तो सखियां बहुत आगे भी आती हैं और बहुत तरह के व्यवसाय से भी जुड़ती हैं। किसी को अकाउंट्स में ज़्यादा रुचि होती है, किसी को शिक्षा में ज़्यादा रुचि होती है। तो इस तरह से, और मीडिया भी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ने को भी मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं। तो बहुत सारी सखियां हमारी आगे बढ़ती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सखियां शादी के बाद भी बहुत आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि विवाह से पहले मायके में खास तौर से माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि अगर बिटिया का कुछ मन है तो उसका सपना यहीं पूरा कर दें। ये जो हमने कहा ना कि जो 50% उसमें गुंजाइश है या चांस है, उसमें होगा नहीं होगा पता नहीं। कम आप जब अभी पता है आप पढ़ा सकती हैं, या कुछ उसका कुछ ऐसा कुछ खास उसको पाठ्यक्रम करने का मन है, पढ़ने का मन है, कुछ खास कोर्स करने का मन है तो करवा दीजिए आप उसको। आप ऐसा मत सोचिए कि भाई तुम जाओ अब अपने ससुराल में जाके ये सब करना। आमतौर पर ये बड़ा आसान सा डायलॉग हम कह देते हैं। बड़ी दुविधा भी हो जाती है कि वहां जाकर घर संभाला जाए या फिर पढ़ाई में रुचि रखी जाए। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सारी परिस्थितियां अपने अनुकूल होती हैं, कभी कभी परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं भी होती हैं। तो ऐसे में बड़े असमंजस की स्थिति हो जाती है कि किया जाए तो क्या किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जहां पर हमें पता ही नहीं कि हमें कैसा परिवार मिलेगा, और विवाह के पहले जो हम देखते हैं परिवार जहां संबंध करने जा रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो जैसा कि आपने पहले देखा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं नहीं ठीक है उनके यहाँ बड़ा रिवाज है वो पढ़ा लेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप जब अभी पढ़ा सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर रही हैं, बच्चे का सपना क्यों नहीं पूरा कर रही हैं। मेरा यही सिर्फ कहना है कि कम से कम आप जो अगर कर सकती हैं, जो भी उसका सपना है, कुछ खास कोर्स करने का मन है, कोई व्यवसाय छोटा सा शुरू करने का मन है तो करने दीजिए ना। आप ये क्यों सोचती हैं कि बेटा होता तो करवाते, तुमको क्या, तुम तो चली जाओगे अपने घर। नहीं, आपकी अपनी बिटिया है, उसके सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बस वही जो बात है कि कहीं ना कहीं वो उसके मन में कसक रह जाएगी पूरी जिंदगी, फिर पता नहीं कैसा घर मिलता है, द्वार मिलता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। कितना वो और क्यों लड़े,
क्यों उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़े जब वो अभी निश्चिंत होकर कर सकती है। ये सारी चीजें जो है कुछ कुछ परिस्थितियों के हिसाब से हैं, तो उनको ध्यान में रखें। माता पिता अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, ये ना समझे कि बेटी हमारी नहीं, उसके ससुराल वालों की जिम्मेदारी है और वो करे। तो और सखियां इसी तरह से हमेशा खुश रहें। बिल्कुल। और ये गीत भी सुनवा देते हैं। तो इसी के साथ आज का सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।